हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो सेकेंड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम के एक सब्जेक्ट मेडिवल सोसाइटीज़ ग्लोबल पर्सपेक्टिव के ऊपर है। ये वीडियो सोल और रेगुलर दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम इस पेपर के स्ट्रक्चर, साथ साथ पैटर्न और जो क्वेश्चंस आते हैं उनके सॉल्यूशन को भी देखेंगे, किस प्रकार से उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथ ही हम एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये पेपर जो है ये 2025 का है। आज हम इस पेपर को 2024 के पेपर के साथ कंपेयर करके भी देखेंगे किस प्रकार से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखें तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से कहा गया है कि हम इस पेपर को इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं, परंतु पूरा पेपर जो होगा वो हमें एक ही लैंग्वेज में सॉल्व करना होगा। साथ ही जो पेपर में हमें टोटल क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं 8, जिसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। 8 में से केवल 4 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारकों का मूल्यांकन कीजिए। चलिए अब इसके आंसर को देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही सामंतवाद को भी समझेंगे और इसके उदय के महत्वपूर्ण कारकों को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सामंतवाद को देखें तो सामंतवाद का अभिप्राय होता है एक पदानुक्रमित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था जहां भूमि के बदले सेवा और सुरक्षा का आदान प्रदान होता था। यानी एक ऐसा व्यक्ति होता था जो समाज के जो आम वर्ग है उनको सुरक्षा प्रदान करता था। साथ ही वहाँ पे, क्योंकि देखो यूरोप में व्यवस्था इस प्रकार से थी कि जो भूमि होती थी उसका मालिक कोई आम व्यक्ति नहीं होता था, उसका मालिकाना हक जागीरदारों को मिलता था। वही जागीरदार इनको आम लोगों को खेती करने देते थे और वही सामंत कहलाते थे, जागीरदार। चलिए समझते हैं पहले कि आखिर जो मध्ययुगीन यूरोप में था, सामंतवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारक क्या थे। तो महत्वपूर्ण कारकों में देखें तो रोमन साम्राज्य का पतन, केंद्रीय सत्ता की कमी और कानून व्यवस्था के अभाव के कारण सामंतवाद का उदय हुआ। और अन्य कारण में देखें तो विदेशी आक्रमण, इस समय पर विकिंग, मयंग्यार, सरसैन के हमलों से व्यय की अस्थिरता थी तथा आम लोगों ने इन विदेशी आक्रमणों के डर से जो अपनी स्वतंत्रता थी वो मेनरों को या सामंतों के पास गिरवी रख दी। इसके अलावा अन्य देखें सुरक्षा की आवश्यकता, क्योंकि देखो आम लोगों को सुरक्षा की जरूरत थी, क्योंकि विदेशी आक्रमण हो रहे थे। इन्हें सुरक्षा के कारण जो आम लोग थे, स्थानीय लोग, वो शक्तिशाली भूस्वामियों के शरण में चले गए। चौथा अगर कारण देखें तो हो जाएगा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और मैनार व्यवस्था। तो भूमि धन का मुख्य स्रोत थी और दास भूमि से बंधे थे, इस कारण से वो भूमि में काम करते थे। और सामंतवाद, इस कारण से जो भूमि के मालिक होते थे यानी मैनर, वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होते गए, उनकी शक्तियाँ बढ़ती गई। अगला अगला कारक देखें तो वसल प्रथा और सैन्य सेवा, क्योंकि जो जागीर होते थे जिसे फीप कहा जाता है के बदले सूरबीरों को सैन्य सहायता और वफादारी की शपथ देनी होती थी। यानी वो सैन्य सहायता प्रदान करते थे राजा को और बदले में राजा उनको जागीर देता था। ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी कि सर्वोच्च स्तर पर राजा होता था, उसके नीचे सामंत, उसके नीचे शूरवीर सैनिक जो भी एक सामंत का ही रूप था, और उसके नीचे किसान होते थे। ये इस प्रकार का पदानुक्रम था यूरोप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, परीक्षण कीजिए कि भारतीय सामंतवाद यूरोपीय सामंतवाद से किस प्रकार भिन्न है। यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें बताना है, इंडियन फ्यूडलिज्म एंड यूरोपियन फ्यूडलिज्म के बीच में। चलिए देखते हैं। अगर भारतीय सामंतवाद
और यूरोपीय सामंतवाद का तुलनात्मक विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं जैसे कि भारतीय सामंतवाद ये स्पोर है और ये यूरोपीय सामंतवाद है। इन दोनों की विशेषताएं लिखी गई हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर देखें तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद दान का विकास हुआ। राजा अपने सैन्य अधिकारियों को तथा धार्मिक रूप से भी जो धार्मिक वर्ग के लोग होते थे जैसे ब्राह्मण हो गए या भिक्षु हो गए, उनको जमीन दान के रूप में देने लगे, जिस कारण से भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुई। जबकि यूरोप में देखें तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सुरक्षा के लिए एक विकास के रूप में सामंतवाद का उदय हुआ। पदानुक्रम की स्थिति में देखें तो भारतीय सामंतवाद जटिल पदानुक्रम है जिसमें स्थानीय समुदाय की प्रमुखता होती थी। सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे जमींदार या सामंत जिसे बोल सकते हैं, कोई जमींदारी सामंत होते थे, और उसके नीचे किसान होता था। जबकि यूरोप में देखें पदानुक्रम में तो स्पष्ट रूप से मैनोरियल प्रणाली पर आधारित पदानुक्रम था, जिसमें जैसे पहले ही सीखा हमने, राजा होता था, उसके नीचे लॉर्ड्स होते थे, उसके नीचे सूरवीर सैनिक यानी जिनको भूमि दी जाती थी, ये भी सामंत का एक रूप था जिसे हम नाइट्स भी कह सकते हैं, और उसके नीचे आम किसान जिसे सर्फ कहा जाता था। अगला अंतर देखें तो भूमि स्वामित्व के रूप में ले सकते हैं। सामंतों के पास अक्सर प्रशासनिक अधिकार थे, लेकिन भूमि समुदाय या किसानों के पास होते थे। भारतीय सामंतवाद में जो भूमि का मालिक होता था वो आम किसान ही होता था, भले उसको प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। प्रशासनिक अधिकार सामंतों के पास पास थे और वो उनसे टैक्स के रूप में धन लेते थे। जबकि यूरोप में देखें, यूरोपीय सामंतवाद में जो भूमि होती थी वो पूरी तरह से लॉर्ड्स के स्वामित्व में थी। किसान केवल खेतों पर खेती खेती करते थे, बल्कि उनके उसके अलावा खेती की जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अगर सैन्य संगठन के आधार पर देखें तो कमजोर केंद्रीय संगठन होने के कारण सामंतों पर सैन्य निर्भरता बढ़ी, क्योंकि जब जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई तो उन्होंने सामंतों की सेना को मिलाकर के अपनी बड़ी सेना बनाई, जिस कारण से उनकी निर्भरता बनी सामंतों पर। जबकि यूरोपीय सामंतवाद में देखें तो जागीरदारी और मैनोरियल प्रणाली पर आधारित घोड़सवार सैन्य वर्ग का उदय हुआ, जैसे नाइट्स वर्ग इत्यादि वर्ग उभर के सामने आए इस समय पर। किसानों की स्थिति देखें तो आर्थिक स्वतंत्र भूमि से बेदखल करना कठिन था उनको भारतीय सामंतवाद में। जबकि जो सरफ होते थे यानी कि जो आम किसान जो भूमि से बंधे थे, उनको कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। अगर धार्मिक प्रभाव को देखें तो मंदिर और धार्मिक संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमि के मालिक होते थे भारतीय सामंतवाद सिस्टम में। जबकि यूरोपीय सामंतवाद में देखें तो चर्च एक प्रमुख भूमि मालिक और सामाजिक नियंत्रक होता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखें तो थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है अरब से बाहर धर्म और संस्कृति के प्रसार में व्यापारियों और व्यापार नेटवर्क की क्या भूमिका थी। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अरब क्षेत्र था, अरेबियन जो एरिया था, उससे बाहर धर्म और संस्कृति के प्रसार में व्यापारियों और व्यापार नेटवर्क की क्या भूमिका थी। इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो व्यापारी होते थे ये दूर दराज के इलाकों तक यात्रा करते थे। अब ये अपने साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने धर्म, अपनी वेशभूषा यानी जो संस्कृति का ही पार्ट हो गया, इसको लेकर जाते थे। जब वो दूसरी जगह जाते थे तो वहाँ के लोग भी इनसे प्रभावित होते थे। इसी कारण से व्यापारियों और व्यापार नेटवर्क ने अरब क्षेत्र के बाहर धर्म और संस्कृति के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उम्मा की अवधारणा का विकास एवं इसके द्वारा अरब समाज की संरचना पर डाले गए प्रभाव की व्याख्या कीजिए। उम्मा का अर्थ होता है मुस्लिमों का एक ऐसी विचारधारा जिसमें कहा गया है कि कोई भी मुस्लिम चाहे वो दुनिया में कहीं भी निवास करता हो, वो दूसरे मुस्लिम के लिए खड़ा होगा, यानी एकजुट होंगे, एकजुट होने की बात की गई है। यानी एक परिवार के रूप में माना गया है सभी मुस्लिमों को, चाहे वो उनके देश का हो या बाहरी हो, उनके समाज का हिस्सा हो या ना हो, वो सब उसके उम्मा के अंतर्गत आएंगे। इस अवधारणा के विकास ने अरब समाज में
एकता का विकास किया, क्योंकि देखो उस समय पर जब ये व्यवस्था आई, तो उस समय पर जो अरब समाज था, वो कई कबीलों में बँटा हुआ था। उन कबीलों में अलग-अलग नस्ली समूह भी होते थे, उनको एकजुट करने में उम्मा की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, अब्बासी शासन अपने सत्ता के आधार और विचारधारा के दृष्टिकोण से उमैया शासन से किस प्रकार भिन्न था? यानी अब्बासी जो जो खिलाफत जो यानी कि जो अब्बासी वंश था, उसके अलावा जो उम्मयद वंश था, इन दोनों के सत्ता के आधार और विचारधारा के दृष्टिकोण में क्या अंतर था, वह इस क्वेश्चन में हमें बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, तांग राजवंश के पतन के लिए कौन से आंतरिक और बाहरी कारक जिम्मेदार थे? यानी जो चीन का तांग वंश था, उनके पतन के मुख्य कारक बताने हैं, आंतरिक और बाहरी कारक दोनों। चलिए देखते हैं इसका आंसर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तांग राजवंश का जो कार्यकाल है, वो 618 से 907 ईस्वी का है। अब इसके पतन के प्रमुख कारणों को देखें, तो आंतरिक कारक और बाहरी कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत आ जाएगा अन-लुसान विद्रोह, सैन्य जनरलों का विद्रोह और केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना है। जो अन-लुसान थे, ये एक सैन्य जनरल थे, इसके नेतृत्व में जो सैन्य जनरलों ने विद्रोह किया, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। इसके अलावा शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यपाल, सैन्य जनरलों के स्वायत्तता और स्थानीय सेना और करों पर नियंत्रण मिला, जिससे कि जो क्षेत्रीय जो राज्यपाल थे, वो मजबूत हुए, शक्तिशाली हुए। क्लेक्वेन की शक्ति, शाही दरबार में हौटेवन का प्रभाव और सम्राटों का हेरफेर। आर्थिक अस्थिरता, भारी कराधान, भूमि की कमी और वित्तीय प्रणाली का पतन, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोरी आने से भी शासन कमजोर हुआ। किसानों का संतोष, किसान शासक के प्रति संतोष उत्पन्न हुआ, जिस कारण से उन्होंने भी विद्रोह किया, जैसे हुआंग चुआंग विद्रोह। बाहरी कारकों में देखें तो खानाबदोश आक्रमण, उत्तर और पश्चिमी सीमाओं से उइघुर और तिब्बती जनजातियों का दबाव, इन इन जनजातियों ने विद्रोह आक्रमण किया, जिस कारण से भी प्रभाव पड़ा। और अरब और तुर्क संबंध, अरब खलीफा और तुर्क जनजातियों के साथ संघर्ष और व्यापार में गिरावट आई। कमजोर रक्षा प्रणाली, विशाल सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थता, क्योंकि सब शासक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, उसकी शक्ति कम हो गई, विद्रोह होने लगे, सैन्य जनरल हो गए, तो उसकी रक्षा प्रणाली ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएगी, जिस कारण से वो अपनी सीमाओं की रक्षा करने में असफल हो गया, असमर्थ हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, पड़ोसी क्षेत्रों जैसे नए और देशों ने नए साम्राज्य का उदय, जैसे कोरिया और वियतनाम का उदय हुआ, जिस कारण से भी जो तांग राजवंश था, कमज़ोर होता गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, सोंग राजवंश आधुनिक पूर्व चीन में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि के उच्चतम बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। टिप्पणी कीजिए। यानी सोंग राजवंश के बारे में पूछा गया कि उसने आधुनिक पूर्व चीन में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धि में एक उच्चतम स्तर हासिल किया, उसके बारे में टिप्पणी करनी है हमको। चलिए हम 8वां क्वेश्चन देखें, तो 8वें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर उस प्रकार से होता है कि इसमें हमें टोटल 4 टॉपिक दिए जाएँगे, जिसमें से किसी भी 2 टॉपिक पर हमको लिखना होता है। हम कोई 2 टॉपिक चुन सकते हैं, चारों टॉपिक के जो मार्क्स है वो इक्वल है और हमें 2 ही टॉपिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 टॉपिक दिया गया है, मध्ययुगीन यूरोप में चर्च और राज्य, शिष्टता, रशीदुद्दीन खलीफा और कन्फ्यूशियसवाद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये पेपर जो है वो 2025 का पेपर है, और मैं इसे 2024 के पेपर से कंपेयर करके बताऊँगा किस प्रकार से हर साल जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत में सामंती व्यवस्था और यूरोप में सामंती व्यवस्था की तुलना करें। जो हमने पहले एक क्वेश्चन देखा था
तुलना करने वाला, जो जिसमें भारतीय सामंतवाद व्यवस्था और यूरोपीय सामंतवाद व्यवस्था की तुलना की हमने करके देखा था। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया था, 2025 से फिर रिपीट हुआ। उसके अलावा मध्ययुगीन यूरोप में विकसित हुई सामंती संस्कृति की विशेषताओं का पता लगाएं। यानी कि जो मध्ययुगीन में जो हमने क्वेश्चन किया था कि यूरोप में सामंतवाद का जो उदय हुआ था, उसके प्रमुख कारण क्या थे, वही क्वेश्चन है, उसको बस घुमा फिरा के लिख दिया गया है। इसी प्रकार से अगर अगला क्वेश्चन देखें तो यूरोप में सामंती संकट से का वर्णन करें, यानी उसी सेम टॉपिक जुड़ा हुआ है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होगा, क्वेश्चन का जो बॉडी होगी वो अलग हो जाएगी, क्योंकि सामंती संकट को पहले पूछा गया है कि सामंत संकट किस प्रकार उत्पन्न हुआ और किस प्रकार से इसने एक गहरा रूप धारण किया, कारण जन विद्रोह हुए, वो सब बताना है इसके अंतर्गत। तो अगर अगला क्वेश्चन हम देखें तो मध्यकाल में एशिया और यूरोप के व्यापार और प्रकृति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस्लाम के उदय ने 10वीं और 12वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार को किस प्रकार प्रभावित किया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, उसमें केवल 4 करने हैं, और 4 क्वेश्चन भी अगर सेम मिल जाते हैं, आप इन सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छे से आपको पेपर चले जाएगा। देखें, इस्लामिक खिलाफत की संस्था में मुस्लिम जगत के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक आयामों को किस प्रकार आकार दिया। हमने जो उम्मा के बारे में देखा था, कुछ कुछ हद तक ये टॉपिक उससे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस बात, जो हमें जो 4 छोटे-छोटे टॉपिक दिख रहे हैं, उसमें कन्फ्यूशियस बात की हमने देखा था, वो भी क्वेश्चन 2024 में रिपीट, 24 से पहले भी आ चुका है। इसके अलावा चीन के वंश में हमने पहले तांग वंश देखा था, अब यहाँ पे मिंग वंश के बारे में आया है, चीन समाज संस्कृति को किस हद तक प्रभावित किया। और 8वां क्वेश्चन देखें तो इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, पूर्व इस्लामी कबीलाई समाज, शैक्षिकवाद, सूफीवाद का उदय और मध्यकालीन चीन में कुलीन वर्ग। यानी इस प्रकार से हमने 2024 और 25 दोनों क्वेश्चन को देखा, हमने 25 के सॉल्यूशन को भी देखा, किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं हम उसको। इसी के साथ हमारा ये वीडियो डिस्कशन यहाँ एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।